गुड इवनिंग। मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं बिंदास बोल विद डॉक्टर कुमार। ये हमारा मेडी सर्कल का एक एफपी लाइव पॉडकास्ट है जो आप हर थर्सडे हर बृहस्पतिवार हर गुरुवार आप 6 बजे लॉग इन करके देख सकते हैं, जो आपको आपके हेल्थ आई मीन सेक्सुअल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम से आपको निजात दिला सकता है। मेडी सर्कल एक हेल्थ केयर मीडिया कंपनी है जो हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारी डॉक्टर और हेल्थ प्रोफेशनल द्वारा आप तक पहुंचाती है। ये भारत का एक बहुचर्चित हेल्थ केयर न्यूज पोर्टल है और इसकी पहुंच करीब 6 मिलियन लोगों तक है और इसके करीब 10,000 यूनिक विजिटर्स हैं। ये जो हमारी सीरीज है आस्क द एक्सपर्ट विद आस्क द एक्सपर्ट सीरीज बिंदास बोल विद डॉक्टर कुमार कामले, इसका आज 5th एपिसोड है और इस एपिसोड का जो टॉपिक है वो आज का है वो है ऑर्गेज्म पे या चरम सुख पे। ऑर्गेज्म हेल्दी सेक्सुअल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। ये कपल्स के लाइफ में प्रेशर एलिमेंट का काम करता है और बेटर रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्पफुल होता है। सेक्स का गोल सिर्फ बच्चे पैदा करना ही नहीं बल्कि यह एक स्ट्रेस रिलीवर है, मूड एनहांसर है और साथ ही साथ कोविड के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है इम्यूनिटी बूस्टर है, क्योंकि कोविड में हम कई सारे लोग जो है वो अभी अपनी इम्यूनिटी के लिए कॉन्शियस हो गए हैं। सो इतने सारे बेनिफिट्स तभी संभव है जब कपल्स ऑर्गेज्म को सीरियसली ले और साथ ही साथ उसका एक्सपीरियंस कर पाए। आज के बिंदास बोल विद डॉक्टर कुमार कामले में हम ऑर्गेज्म के बारे में ही चर्चा करेंगे। डॉक्टर कुमार कामले एक साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट है। डॉक्टर कुमार, आपका शो में स्वागत है। गुड इवनिंग स्मिता जी, शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का ये यूनिक टॉपिक है तो आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। टॉपिक ऐसा है जिसपे जैसा हम लोग ने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है, खुल के कभी बात नहीं की जाती है। इवन कपल्स, ये एक अगर आप उस दायरे को छोड़ दें कि भाई कपल्स के बाहर यानी फैमिली में या फ्रेंड्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। कपल्स कभी कभी आपस में ही जो ऑर्गेज्म होता है उसके बारे में डिस्कस नहीं कर पाते हैं। सो इससे रिलेटेड जो मिथ्स है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इसके बारे में खुल के चर्चा करनी कितनी जरूरी है इसकी भी जानकारी डॉक्टर कुमार कामले से लेंगे। तो डॉक्टर कुमार, मेरा पहला सवाल है कि ऑर्गेज्म का मतलब क्या होता है? जी, ऑर्गेज्म के बारे में जब मैं जानकारी डिस्कस करना चाहता हूँ तो हम थोड़ा बेसिक से उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑर्गेज्म आता कहाँ है, कहाँ पर उसका महत्व है? तो ये आता कहाँ है? ये एक सेक्सुअल साइकिल जो यौन चक्र होता है, सेक्सुअल साइकिल का हिस्सा होता है। तो सेक्सुअल साइकिल इसके पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया, लेकिन फिर से मैं उसके छोटे छोटे जो हिस्से हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। सेक्सुअल साइकिल होती क्या है? सेक्सुअल साइकिल में सबसे पहले होती है इच्छा, डिजायर, फिर आती है एक्साइटमेंट, उत्तेजना, फिर आता है ऑर्गेज्म और फिर आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब संतुष्टि और फिर उसके बाद आराम। तो सेक्सुअल साइकिल के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले सेक्स के बारे में हमारे मन में इच्छा, भावना जागृत होती है, जो डिजायर कहते हैं। भावना जागृत होने के बाद हमारे शरीर में उत्साह निर्माण होता है, एक्साइटमेंट निर्माण होती है। फिर वो एक्साइटमेंट में शरीर में थोड़े बहुत बदलाव होते हैं। हमारे खून का बहाव जो है वो हमारे यौन जेनाइटल्स जो है, यौन जनेंद्रिय जो कहते हैं, जेनाइटल्स, या सेक्स से हमारे सेक्स से जुड़े हुए जो हमारे अवयव है, ऑर्गन्स है, उनके तरफ खून का बहाव बढ़ जाता है। उनमें खून का बहाव बढ़ने की वजह से लिंग में तनाव निर्माण होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे कुछ सिक्रीशंस जो है, कुछ पदार्थ, चिकनाहट वाले पदार्थ भी लिंग में से तैयार होने शुरू हो जाते हैं। उसी तरह योनि में भी खून का भाव बढ़ जाता है, चिकनाहट वाले पदार्थ बन जाते हैं, योनि में चिकनाहट आ जाती है, तैयारी हो जाती है एक्साइटमेंट फेज में। और फिर सेक्स की क्रिया होती है, सेक्सुअल एक्ट या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, समागम होता है, यानी लिंग योनि में प्रवेश करता है। या फिर अगर आपके पास साथी नहीं है तो आप अपना अपना जो मास्टरबेशन, हमने इसके पहले भी जो टॉपिक डिस्कस किया था, वो हम मास्टरबेट करते हैं। और फिर उसके बाद जब इन सारी चीजों का धीरे धीरे एक सेक्सुअल टेंशन बढ़ते जाता है, एक सेक्सुअल
क्या कहते हैं, यौन से जुड़ा हुआ जो है एक तनाव निर्माण होते जाता है और वो एक चरम सीमा पर पहुंचता है, और वहां पर चरम सीमा पे पहुंचने के बाद ये रिलीज हो जाता है, घुल जाता है, निकल जाता है। तो ये जब निकलने वाला जो फेज है, ये जो वक्त है, इसे ऑर्गेज्म कहा जाता है। ये जो तनाव रिलीज हो जाता है, मुक्त हो जाते हैं हम, तनाव मुक्त, सेक्सुअल तनाव से मुक्त हो जाते हैं। मतलब ये जो सारे बदलाव आए थे शरीर में, वो उस चरम सीमा पर पहुंचकर वहां पर ये अचानक सारे के सारे मुक्त हो जाते हैं। तो उस पॉइंट को, जो अनुभव है, उसे ऑर्गेज्म कहा जाता है, उसे चरम सुख कहा जाता है, उसे परमानंद कहा जाता है। जी। और क्या मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही इसका एहसास होता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज कई बार ऑर्गेज्म को मेल्स यानी पुरुष के साथ तो कनेक्ट किया जाता है, बट फीमेल्स के साथ नहीं कनेक्ट किया जाता है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? जी, आपने जब ये सवाल पूछा कि फीमेल्स के साथ कनेक्ट नहीं किया जाता है, आपने ये ऐसा क्यों सोचा कि फीमेल्स के साथ कनेक्ट नहीं किया जाता है? ऐसा बहुत बार आप पढ़ने को या सुनने को या बातचीत में आपको मिलेगा कि जहाँ पे विमेन का जो ये है ऑर्गेज्म, उसको ना प्रायोरिटी दी जाती है और ना उसको डिस्कस किया जाता है, जबकि पुरुषों में ये काफी इजीली डिस्कस भी किया जाता है और इसकी वैल्यू को भी समझा जाता है, और अगर ये नहीं होता है तो वो काफी स्ट्रेस्ड होते हैं। लेकिन फीमेल्स में ये डिस्कस उतने अच्छे से नहीं किया जाता, प्लस उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती। जी, तो ऑर्गेज्म ये दोनों में आता है, पुरुषों में भी आता है, महिलाओं में भी आता है, दोनों में आता है। जी। बट बात ऐसी होती है कि हमारा जो सोशल जो है, सामाजिक स्तर पर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं क्या? तो पुरुषों के ऑर्गेज्म के बारे में चर्चा करते हैं। पुरुषों का ऑर्गेज्म क्या होता है उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा जरूर, लेकिन उसके बारे में, उस एस्पेक्ट पे, उस पहलू पे बहुत बार चर्चा होती है। औरतों के बारे में, औरतों के ऑर्गेज्म के बारे में सिखाया भी नहीं जाता है, उन्हें पता भी नहीं होता है। कई बार सामाजिक स्तर पर सेक्स का एक ही उद्देश्य ऐसा समझाया जाता है बचपन से कि भाई यौन जो है, सेक्स क्रिया जो है, इंटरकोर्स जो है, वो केवल बच्चे पैदा करने के लिए है, बस, इसके आगे कुछ नहीं है और इसके पीछे कुछ नहीं है। तो अगर ऐसी सीख अगर औरतों में प्रचलित रहेगी, ऐसे सिखाया जाएगा, तो फिर ऑर्गेज्म ये किस बोला का नाम है, क्या है, ये औरतों को नॉर्मल कन्वर्सेशन, आम तौर के जो दिन ब दिन के जो हमारे बातचीत के मुद्दों में वो कभी आएगा ही नहीं। तो औरतों को पता ही नहीं होता है कि ऑर्गेज्म क्या होता है। तो जैसे आपने ये जो सवाल पूछा और इसके ऊपर थोड़ी बहुत आपने जो इनपुट्स भी दिए, चर्चा भी की, तो उसमें ये बहुत जरूरी मुद्दा है, उभर कर आता है कि इसके बारे में जानकारी ना होने की वजह से औरतों में भी ऑर्गेज्म होता है। जी। ये जानकारी ना होने की वजह से ये सवाल बहुत बार आता है कि औरतों में ऑर्गेज्म होता है क्या? हाँ, होता है। पुरुषों का जैसे ऑर्गेज्म होता है वैसे ही औरतों को भी ऑर्गेज्म होता है। जैसा कि आपने बताया कि ये जो ऑर्गेज्म है या इसकी जो फीलिंग है, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही बराबर के तौर पे होती है, लेकिन उनके इससे जुड़ा ही एक और सवाल ये है कि क्या उनका जो ये जो फीलिंग है, या इसमें जो भी मेल और फीमेल दोनों ही को ऑर्गेज्म का एहसास होता है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है, या दोनों में मेल्स को जो ऑर्गेज्म है और जो फीमेल्स को जो ऑर्गेज्म की जो अनुभूति होती है, उस दोनों में फर्क या डिफरेंस क्या होता है? जी, इस सवाल पे थोड़ा सा जवाब लंबा रहेगा, लेकिन जानकारी देनी जरूरी बनती है। अब दोनों के बीच में पहला फर्क क्या है? तो जो मैंने सेक्सुअल साइकिल, यौन चक्र जो बताया था, इच्छा हुई, उत्तेजना हुई, सेक्स की क्रिया हुई और फिर चरम सुख मिला, ऑर्गेज्म मिला। पुरुषों के मामले में ऑर्गेज्म कहाँ मिलता है या क्या होता है, ऑर्गेज्म में क्या बदलाव होता है? तो उनका वीर्य बाहर निकल आता है लिंग में से, इजैकुलेशन होता है, स्पर्म्स बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वहां पर चरम सुख जो है पुरुषों को इस तरीके से मिलता है, उनका वीर्य बाहर आ जाना, ये वो एंड पॉइंट है, ये वो चरम सुख का ये जो है बिंदु है, यहाँ पर उनका सेक्सुअल टेंशन रिलीज हो गया है। औरतों के मामले में ये थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। औरतों के मामले में आमतौर पे ऐसे कोई लिक्विड, कोई पदार्थ ऐसे कोई शरीर से तब आमतौर पे बाहर आता नहीं है। तो उनके मामले में क्या होता है? तो उनके मामले में योनि जो होती है, वजाइना,
जहां पर लिंग का प्रवेश होता है समागम के समय, वहां पर सिकुड़न कॉन्ट्रैक्शंस महसूस होते हैं और वो ऑर्गेज्म के चरम सुख पर महसूस किए जाते हैं। कुछ कुछ मामलों में बच्चादानी की थैली यूटेरस में भी थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्शंस या कुछ सिकुड़न महसूस होती है, लेकिन वो बहुत कम मामले में होता है। आमतौर पे योनि में जो है सिकुड़न के एक कॉन्ट्रैक्शन वाली फीलिंग महसूस होती है और उसके साथ जो एहसास होता है, ये तो शारीरिक पहचान हो गई, शारीरिक बदलाव की पहचान हो रही कि औरतों के मामले में कि योनि में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, सिकुड़न आया है, कम ज्यादा हुआ है, दबाव महसूस हुआ है, दबाव और एक्सपेंशन महसूस होता है। लेकिन उसके साथ जो अनुभूति होती है, एक्सपीरियंस होता है, वो एक रिलैक्स होने वाला होता है, मतलब आराम, खुशी देने वाला, सुख देने वाला। इसीलिए इसे चरम सुख, मतलब एक सीमा के ऊपर जाने के बाद एक बिंदु को छूने वाला, उसे चरम पीक पर जाकर एक सुख मिलता है। मतलब सेक्सुअल टेंशन बना, शरीर में अलग अलग बदलाव हुए, सेक्स की क्रिया हुई या तो साथी के साथ या अकेले, और फिर उसका कल्मिनेशन, अंत जो है पीक पर, सीमा पर जाके उसका आराम, एक सुख के तौर पर एक रिलीज हुआ, मुक्तता मिली। तो ये जो है, ये तो हो गई सेक्स साइकिल का बदलाव, मतलब दोनों के बीच में ऑर्गेज्म कैसा अलग अलग है वो। बट सबसे जरूरी एक और चीज जो नेचुरल है, और वो है निसर्ग ने बनाई, नैसर्गिक तौर से बनाई हुई है, वो है, मैंने जो अगला फेज कहा था सेक्सुअल साइकिल का, डिजायर, एक्साइटमेंट, ऑर्गेज्म और रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो फेज है, मतलब जिसमें अभी सेक्स की क्रिया थोड़े समय के लिए रुक जाती है, तो ये जो फेज है, इसमें कोई सेक्स की इच्छा तुरंत निर्माण नहीं होती और सेक्स की कोई क्रिया नहीं होती है, सेक्सुअल एक्ट नहीं होता है। ये जो समय होता है, ये औरतों और पुरुषों के मामले में थोड़ा अलग होता है और ये नेचुरल है, नैसर्गिक है। तो इस समय में ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है, आपका इजैकुलेशन हो गया पुरुषों का और फिर अभी वो रिफ्रैक्टरी पीरियड में है, तो उसका तुरंत तनाव नहीं आएगा, तुरंत सेक्स की इच्छा नहीं होगी, तो उसे कुछ समय लगेगा। उस समय के बाद फिर से उसके मन में इच्छा जागेगी, फिर से लिंग में तनाव आएगा, फिर से ऑर्गेज्म होगा। तो ये जो समय है, इस समय में पुरुष फिर से इंटरकोर्स नहीं कर पाएंगे। वो पुरुषों के मामले में 10 मिनट से लेके आधे घंटे तक हो सकता है, किसी किसी पुरुष में 2 घंटे तक हो सकता है, किसी किसी पुरुष में जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है तो ज्यादा लंबे समय के लिए ये रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। मतलब एक रात में एक ही बार सेक्स कर पाए, ये जो कई बार मर्द कहते हैं, तो उसका कारण ये होता है कि उनका रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है उसके बाद वापस लिंग में तनाव नहीं आता। और तो ये नेचर ने दिया हुआ है, ये नैसर्गिक है, पुरुष की कोई गलती नहीं है। अब इसके विपरीत या इससे थोड़ा अलग औरतों का है। औरतों के रेजोल्यूशन फेज में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या होता है कि उनको ऑर्गेज्म तो आ गया, लेकिन ये ऑर्गेज्म कुछ मामलों में और थोड़े लंबे समय तक चलता है। आमतौर पे ऑर्गेज्म का जो किताबों में दिया हुआ जो समय है, मतलब पुरुष का वीर्य निकलने का समय जो होता है वो 5 से 10 सेकंड में निकल जाता है पूरा वीर्य, और औरतों के मामले में जो ऑर्गेज्म वाला फेज होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन योनि में वगैरह महसूस किया जाता है, वो 20-25 सेकंड का होता है। लेकिन ये थोड़े और लंबे समय तक भी चल सकता है, मतलब एक ऑर्गेज्म का फेज आने के बाद औरतों को तुरंत थोड़ी देर बाद फिर से ऑर्गेज्म आ सकता है और वो वापस आ सकता है। और जो मैंने सेक्स की साइकिल बताई थी, तो वो वापस दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती है औरतों को, मतलब उनको फिर से इच्छा जागृत करो, उत्तेजना निर्माण करो, सेक्स करो और फिर ऑर्गेज्म लो, ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है उनको। वो जो ऑर्गेज्म आया है वो कंटिन्यू होते रहता है। तो ये जो है नेचुरल है। ये फर्क जो बनाया गया है, बुनियादी फर्क औरत और पुरुष के जो सेक्सुअल साइकिल है, यौन चक्र के बीच में का फर्क, ये बुनियादी फर्क है। तो इसके बारे में अगर जानकारी होगी तो कई सारे मर्दों को उनकी सेक्सुअल लाइफ हेल्दी रखने में आसानी होगी, क्योंकि अगर ये जानकारी नहीं है तो फिर तो वो हो जाते हुए बढ़ते, अरे मेरा तो वीर्य निकल गया,
और अभी मेरे पार्टनर जो है वो तो उत्तेजित है और उनको और ऑर्गेज्म आ रहा है, लेकिन मैं तो सेक्स की क्रिया नहीं कर पा रहा हूँ, तो इनको और सुख कैसे पहुंचा, उनको सेटिस्फेक्शन कैसे दूं? तो ये सवाल कई बार फिर आ जाता है। तो ये जानकारी होगी तो शायद ये सवाल थोड़ा मुश्किल कम लगेगा। बिल्कुल। इसी सवाल से रिलेटेड हमारे एक ऑडियंस का भी सवाल है, जो कह रहे हैं कि मेरी उम्र करीब 29 साल है और मेरी वाइफ की एज जो है वो 28 साल है। मेरी वाइफ को ऑर्गेज्म केवल वुमेन ऑन द टॉप पोजीशन पे ही आता है। ऐसे में मेरा इजैकुलेशन जल्दी हो जाता है। मैं क्या करूं, उसे हर बार ऑर्गेज्म कैसे दिलाऊं? जी, अभी इन्होंने जो सवाल पूछा है इसको मैं थोड़ा सा लंबा जो है उत्तर देना चाहूंगा। ऑर्गेज्म के मामले में अभी तक हमने जो चर्चा की है, तो उसको और छोटे से एक अलग तरीके से एक एग्जाम्पल दे के अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, तो अगर जो सेक्स की क्रिया है पुरुषों के मामले में, तो मेरे टीचर ने हमें ऐसे एग्जाम्पल दे के सिखाया था कि वो टॉयलेट फ्लश की तरह होती है। जो हमारे टॉयलेट्स में फ्लश होता है कि भाई जिसका पानी निकल जाता है तो फिर से पानी भरने में टाइम लगता है, तो सेम सेक्स के मामले में भी पुरुषों के मामले में होता है। भाई इजैकुलेशन हो गया, ऑर्गेज्म आ गया, कि वापस उसको वो पूरी सेक्स की क्रिया दोहरानी जरूरी है और उसके लिए समय लगने वाला है, टंकी भरने के लिए समय लगता है ना। तो उनके मामले में इनका इजैकुलेशन हो गया, लेकिन इनके जो पार्टनर है इनको एक स्पेसिफिक पोजीशन में सेक्स का मजा आता है, सेक्स का आनंद मिलता है और इनका ऑर्गेज्म लंबे समय तक चलता है। तो इसमें अगर जो दोनों के मामले को अगर हमको जुड़ाना है तो क्या करना चाहिए? अगर मैं आपको सवाल पूछूं स्मिता जी कि आपको क्या लगता है कि जैसे पुरुषों की सेक्स साइकिल के बारे में मैंने आपसे चर्चा की और औरतों के सेक्स साइकिल के बारे में चर्चा की। पुरुषों का सेक्स साइकिल जो है वो पानी छूट जाता है इजैकुलेशन के बाद, उनको टाइम लगने वाला है, और औरतों के मामले में उनको एक बार ऑर्गेज्म तक पहुंचने को टाइम लगता है, लेकिन ऑर्गेज्म पे पहुंच गए फिर वो उसमें ज्यादा समय बिता सकते हैं। ये बुनियादी फर्क दोनों में मैंने आपको बताया। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो हम जो कपल के बारे में चर्चा करें, उनको अगर ये फर्क, अभी ये नेचुरल फर्क है दोनों का, तो उनको कैसे हम लोग हेल्प आउट कर सकते हैं? आपके हिसाब से क्या कर सकते हैं? सवाल में मेरा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट नोट करने का ये है कि फाइनली बहुत सारे शादीशुदा जो कपल होते हैं वो जनरली वाइफ या पार्टनर के ऑर्गेज्म को उतना ध्यान ही नहीं देते या उतनी प्रायोरिटी नहीं देते। तो हमारे जो इस ऑडियंस का सवाल है, एटलीस्ट वो इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि जनरली समाज में पुरुष के ऑर्गेज्म को लोग ध्यान देते हैं, बट औरतों के ऑर्गेज्म की ना चर्चा की जाती है और ना उसको महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो मेरे इस सवाल से मेरा जो कनेक्ट है वो ये है फिलहाल। राइट। सो इसमें एक कॉमन सेंस वाली ट्रिक हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने आपको सेक्सुअल साइकिल समझाई थी, तो इस सेक्सुअल साइकिल में ये भी मैंने बताया था कि औरतों को अपने ऑर्गेज्म तक पहुंचने के थोड़ा टाइम लगता है। पुरुषों के जैसा नहीं कि विचार आया, उत्तेजना निर्माण हुई, लिंग में तनाव आया और फिर वीर्य निकल गया। औरतों को टाइम लगता है, और उनके मामले में वो शारीरिक सुख से ज्यादा आमतौर पे जब भी वो अपने साथी के साथ होते थे, इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। उन्हें जो क्या कहते हैं, भावनात्मक जोड़ जो है वो भी बहुत जरूरी होता है। तो उनको जो है वो औरतों को आमतौर पे स्त्री कहा जाता है ना, स्त्री। तो स्त्री, मेरे टीचर वही समझाते हैं कि सेक्सुअल साइकिल जब भी मैं औरतों के मामले में चर्चा करूं तो उसका उदाहरण में स्त्री की तरह, स्त्री से दूं। स्त्री जो होती है वो हम प्रेस इस्तेमाल करते हैं, स्त्री वो गर्म होने को टाइम लगता है और एक बार गर्म होगी तो ठंडा होने को टाइम लगता है। तो औरतों की जो सेक्सुअल साइकिल है इस तरह से होती है, समय लगता है ऑर्गेज्म तक जाने के लिए, लेकिन ऑर्गेज्म पे पहुंच गए तो फिर वो रेजोल्यूशन फेज आने के लिए थोड़ा और समय लगता है। तो इसको अगर मुझे मैच करना है पुरुष और औरतों के और इस सेक्सुअल साइकिल को, तो मेरा यहाँ पर यह सुझाव होगा कि कपल ने, पुरुष और औरत जो एक साथ आते हैं, सेक्सुअल जब भी यौन क्रिया करते हैं, तो उसमें वो सेक्स के पहले का जो प्यार है, फोर प्ले, उसमें ज्यादा से ज्यादा समय बिताए। क्यों बिताए? क्योंकि उससे धीरे धीरे औरत में उत्तेजना ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा उत्तेजना बढ़ेगी तो वो ऑब्वियसली ऑर्गेज्म के तरफ उनकी जो जर्नी है, उनकी जो यात्रा है, वो थोड़ी और तेज हो जाएगी। बगैर फोरप्ले के
ऑर्गेजम के तरफ पहुंचना वक्त लगता है, लेकिन अच्छा फोर प्ले 25 से 30 मिनट तक का फोर प्ले, सेक्स के पहले का प्यार, इसमें अच्छे से समय बिताएंगे, अच्छे से ये क्रिया करेंगे, तो ऑर्गेजम के तरफ जो पहुंचने की जो यात्रा है औरत के लिए वो आराम की होगी, सुखमय होगी, विदाउट हर्डल्स की होगी, और उन्हें ऑर्गेजम प्राप्त करने में मदद ज्यादा होगी। तो ये जो कपल का जो अभी सवाल आया है, और ये इसी कपल के लिए नहीं तो हर कपल के लिए आमतौर पे हमारी ये सलाह रहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा फोर प्ले पे ध्यान दो। फोर प्ले जितना ज्यादा आप करोगे उतना बेहतर आपको सेक्सुअल सुकून मिलेगा बहुत बार। और दूसरा, एक जो मॉडर्न कपल्स के मामले में थोड़ी सी एक चीज है कि भाई थोड़ी जानकारी मिल गई है, फोरम्स पे पढ़ते हैं, अलग अलग माध्यमों से जानकारी लेते हैं, और फिर एक इससे जुड़ा हुआ एक बंधन कारक या ऐसे कहेंगे कि एक कंपल्शन के जैसे कि भाई नहीं, हमें ऑर्गेजम महसूस करना है। ऑर्गेजम आप हर बार सेक्स करोगे तो हर बार महसूस नहीं होने वाला है जी। हर बार यौन क्रिया या सेक्स करने पे आप पुरुष को या महिला को उस एक्ट में ऑर्गेजम मिलेगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ये जो सेक्स की साइकिल होती है इसमें बहुत सारे मन से जुड़े हुए भी फैक्टर्स होते हैं, कई सारे पहलू होते हैं। समझ लीजिए पति जो है वो ऑफिस से थका रहा हुआ है, वाइफ की आज सेक्स की इच्छा है, ये पुरुष की ज्यादा इच्छा नहीं है, तो वो उतना ज्यादा फोर प्ले में समय नहीं बिताएगा, उसका वीर्य निकल जाएगा, लेकिन ज्यादा समय फोर प्ले में ना बिताने के वजह से औरत को उतना चरम सुख का आनंद नहीं मिल पाने की संभावना हो सकती है। उसी तरह समझ लीजिए पुरुष महिला दिन भर काम कर रही है, घर में बहुत बिजी थी, पूरा दिन भर काम किया, उसके हस्बैंड को आज सेक्स करने की इच्छा है, संबंध रखे, लेकिन महिला का ध्यान ही नहीं है, उसका ध्यान अरे कल सवेरे मेरा काम है, उसमें मन फंसा हुआ है, तो वो ऐसे समय में उसको भी ऑर्गेजम की शायद अनुभूति नहीं हो सकती है। और इसी तरह बहुत ज्यादा अपेक्षा करके जाओगे कि नहीं आज तो ऑर्गेजम मिलना ही चाहिए, तो इतनी ज्यादा अपेक्षा के इसमें भी कई बार वो शायद अनुभूति होती नहीं है। तो आप बिना अपेक्षा किए जब सेक्स की क्रिया करोगे और उसे एक एंजॉयमेंट के तौर पे देखोगे, गोल सेट करके मत देखिए कि नहीं मुझे ऑर्गेजम चाहिए। हमें ऑर्गेजम ये कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, हमेशा याद रखिए इट्स मोर इम्पोर्टेंट अबाउट द जर्नी, नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताया हुआ वक्त, एक दूसरे को दिया हुआ समय, उसमें आप कैसे एक दूसरे को प्यार करते हो, सुख देते हो, ये ज्यादा जरूरी है। हर बार सेक्स होने पे ऑर्गेजम मिलेगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। और इसीलिए जो मैंने फोर प्ले के बारे में बताया है, तो फोर प्ले के बारे में ऑब्वियसली आगे चल के हम शायद एक एपिसोड भी कर ले तो ज्यादा हम डिटेल में चर्चा कर सके फोर प्ले के ऊपर। लेकिन फोर प्ले ये बहुत जरूरी हिस्सा है सेक्सुअल साइकिल का, यौन चक्र का। तो और इससे फिर हमारा जो ये बुनियादी डिफरेंस है पुरुष और महिलाओं के सेक्सुअल साइकिल में, उसे हम थोड़ा बहुत मैच करने की कोशिश कर सकते हैं। तो फोर प्ले में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए, और पुरुषों को भी ज्यादा टेंशन लेना नहीं चाहिए कि हर बार मैं अपने पार्टनर को कैसे ऑर्गेजम देता हूँ, कोई ऐसे बंधन कारक नहीं होता है। और औरतों की भी ऐसी कोई ये नहीं है कि मुझे सिर्फ शरीर सुख देने के लिए ही अपने पति के साथ संबंध रखने हैं, अपने पार्टनर के साथ संबंध रखने नहीं, मुझे भी ऑर्गेजम चाहिए तो मुझे मेरे ऑर्गेजम की अनुभूति मिल सकती है। और सेक्स ये ऑर्गेजम की अनुभूति का एक जरिया हो सकता है, वो मास्टरबेशन भी हो सकता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो सकता है, हस्तमैथुन से भी मिल सकता है आपको ऑर्गेजम। तो ये अलग अलग तरीके, मतलब इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट है ये जो यौन साइकिल या सेक्सुअल साइकिल है। बट ऑर्गेजम इज नॉट अबाउट बहुत ज्यादा जरूर, मतलब कुछ मामलों में बहुत ज्यादा उसे महत्व देना भी जरूरी है, लेकिन हाँ जानकारी होना जरूरी है, ये बहुत ज्यादा अहमियत रखता है जी। सो थैंक यू डॉक्टर कामले कि आपने पुरुषों और महिलाओं से रिलेटेड एक टॉपिक जो ऑर्गेज्म है, जो जनरली कपल्स भी कभी आपस में शायद ज्यादा डिस्कस नहीं करते, उनके बारे में हमसे काफी सारे आपने इंफॉर्मेशन शेयर की। ऑर्गेज्म को बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेट करते हैं, क्योंकि यह एक स्टेट ऑफ ट्रांस होता है जिसमें कि आपका जो ईगो है वो डिसॉल्व हो जाता है, तभी इसे चरम सुख कहा जाता है। आपका क्या कहना है डॉक्टर? जी, मैं स्पिरिचुअलिटी
देखिए स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन क्या है, अलग अलग लोगों के हिसाब से स्पिरिचुअलिटी के अलग अलग डेफिनेशन है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, हमारे टीचर ने लिखा था, तो वो स्पिरिचुअलिटी के डेफिनेशन में उन्होंने कहा था कि मैं जो भी काम करूं वो मन लगा के करूं, ये मेरी स्पिरिचुअलिटी है। और आप अगर ईमानदारी से अपने काम करोगे तो ऑब्वियसली आपके वजह से किसी और को नुकसान नहीं होने वाला है, और मेरे वजह से कोई दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो इट इज जस्ट लाइक बीइंग लॉयल टू whatever is good with me, I am giving back to the society as a good thing only। तो ये मेरी स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन है। तो मेरे हिसाब से, या ये जो अनुभूति की बात की थी कि ये ईगो डिसॉल्व हो जाता है, तो ये साइंटिफिक भाषा में अगर मैं इसे थोड़ा सा जोड़ के देखना चाहूँ तो चेतना जो कहते हैं हम, कॉन्शियसनेस, तो उस समय पे जी, तो जब हम ऑर्गेज्म की अनुभूति करते हैं उस समय पे ये जो कॉन्शियसनेस, जो हमारी चेतना होती है, वो थोड़ी देर के लिए हमारे जो बंधन लगे हुए थे हमारे कॉन्शियसनेस के, वो खुल जाते हैं। उन 20 से 25 सेकंड की जो मैंने बात कही थी, जब हमें ऑर्गेज्म महसूस होता है, एहसास होता है, तो उस समय के लिए वो जो हमारे कॉन्शियसनेस जो होती है, चेतना जो होती है, वो थोड़ी सी ऐसी उसके बाउंड्रीज घुल जाती है, बिल्कुल, वो डिसॉल्व हो जाती है। वो जो अनुभूति होती है वो पॉजिटिव होती है। वो पॉजिटिव तभी होगी जब उसके तरफ दृष्टिकोण पॉजिटिव होगा, और यही दृष्टिकोण हम शायद, आप और आपकी जो टीम है वो शायद कोशिश कर रही है लोगों तक सही जानकारी पहुंचाकर पॉजिटिव दृष्टिकोण लाए सेक्सुअल हेल्थ के मामले में, और नॉलेज पहुंचाए। और अगर पॉजिटिव तरीके से इसे एहसास किया जाएगा तो वो और ज्यादा मजेदार लगेगा, ना कि वो गिल्ट फील करे। सो वो जो कॉन्शियसनेस में अच्छा महसूस होता है ना, वो जो अनुभव है, दैट इज वो बाउंड्रीज जो है कॉन्शियसनेस की, चेतना की, थोड़े 1-20-30 सेकंड के लिए थोड़ी सी डिस्पेयर हो जाती है, अलग हो जाती है, छूट जाती है, और वो समय पे जो अनुभूति होती है वो ऑर्गेज्म। सो चलते चलते हम अपने ऑडियंस को ये भी बता दें कि हमारा अगला एपिसोड का डिस्कशन क्या होगा। वो है फर्स्ट नाइट आफ्टर मैरिज। ये इस पर बेस्ड है, जो जल्दी ही शादी करने वाले हैं उनके लिए स्पेशली रिलेटेबल एपिसोड है। आप इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे सवाल और डायलेमास, खासकर जो नए शादीशुदा जोड़ों में काफी सारे परेशानियां और मिस इन्फॉर्मेशन होता है, बिकॉज वो कई बार खुल के कई लोगों से बातें नहीं कर पाते, ना कि वो अपने पेरेंट्स से पूछ पा रहे होते हैं या काउंसलर के पास भी नहीं जा रहे होते। तो ऐसे जो भी आपके डायलेमास हैं, ऐसे जो भी आपके मन में सवाल है, वो काइंडली आप हमें team@medicircle.in पर भेजें। जैसा मैंने आपको हर एपिसोड में बताया है कि आपकी आइडेंटिटी को बिल्कुल ही डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, इसलिए आप अपने सवालों के जवाब बिंदास होकर के, बिंदास बोल के नेक्स्ट एपिसोड में हमें भेजें। थैंक यू डॉक्टर कुमार फॉर दिस लवली इंफॉर्मेशन विच यू शेयर्ड। हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या ध्यान रखने की चीज है, जो आपने एक बात की, मैं उसे रिपीट कर रही हूँ। सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हम लेके आ रहे हैं, वो एक्चुअली मेडिकली साइंटिफिकली डिस्कशन के पॉइंट्स हैं। अगर आप उसमें से स्टिग्मा, टैबू और बाकी चीजें हटा दें, तो वो एक तरह की परेशानी है जिनसे कई लोग जूझ रहे हैं। तो आप इसमें कुछ भी ऐसा ढूंढने की कोशिश न करने के बजाय उसको पॉजिटिवली लें, तो शायद आपको भी एक, किसी भी सेक्सोलॉजिस्ट आपको किसी भी एक चेस्ट फिजिशियन या किसी भी प्लास्टिक सर्जन की जैसा लगेंगे, बिकॉज वो आपको उसी तरह की परेशानी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको इंफॉर्मेशन दे करके आपको कई तरह के बीमारियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारा ये एपिसोड जरूर देखें और अपने सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जागरूक हो जाए। और अगर, जैसा कि हमारा आज के दिन में हमारा जो भारतीय समाज है वो फिर भी काफी हद तक ओपननेस नहीं है, तो आप बिना परेशान हुए आप हमारे शो पे आए, अपने सवालों को भेजें। आपके सवाल हम जरूर शामिल करेंगे और डॉक्टर कुमार कोशिश करेंगे कि आपको उन डायलेमा से, उन परेशानियों से बाहर निकाल सकें। सो थैंक यू डॉक्टर कुमार। थैंक यू जी, फ्रॉम टीम मेडिसर्कल। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद मेडिसर्कल।